सहारा प्रणाम। सहारा समय देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं पूजा शर्मा। जिस तरह हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई मोर्चे खोलकर अपना दबदबा कायम किया था, उसी तरह चीन एक साथ कई मोर्चे खोलकर विश्व युद्ध का आगाज करने में लगा हुआ है। वो भी ऐसे समय में जब दुनिया कोरोना महामारी के 6 महीने बाद भी वैक्सीन तो दूर, दवा भी नहीं बना चुकी है। कोरोना से मिलकर लड़ने की जगह सीमा पर तनाव पैदा करना, वो भी आधा दर्जन मुल्कों के साथ, ड्रैगन की बदनीयत ही कही जाएगी। आज हम अपनी खास पेशकश दगाबाज ड्रैगन में आपको दिखाएंगे कि किस तरह चीन ने केवल भारत के पड़ोसी देश बल्कि ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, ताइवान, जापान सरीखे कई देशों के साथ अपनी दादागिरी दिखा रहा है। यहां तक कि भारत अमेरिका के बीच भी संबंधों में दरार पैदा करने में लगा हुआ है। तो चीन की चाल में नेपाल बुरी तरह से फंसता हुआ दिख रहा है। चीन नेपाल में सिर्फ अपने फायदे के लिए ओली को बलि का बकरा बना रहा है। यहां महाकाली कॉरिडोर का निर्माण वो इसीलिए कर रहा है ताकि नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। नेपाल के अंदर भी नेपाली सरकार के खिलाफ विद्रोह हो रहा है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पूरी तरीके से शी जिनपिंग के इशारों पर चल रहे हैं। खुद उन्हीं के दल के लोग भी ओली के इस रवैये से संतुष्ट नहीं है। नेपाली जनता विद्रोह पर उतर आई है। ऐसा माना जा रहा है कि ओली जिनपिंग के कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि भारत से नेपाल के बिगड़ते रिश्ते के बीच चीन का हाथ साफ तौर पर नजर आ रहा है। चीन न केवल नेपाल से कुछ जिलों को अपने कब्जे में कर रहा है, बल्कि जो नेपाल धारचूला से तिनकर तक 135 किलोमीटर के महाकाली कॉरिडोर का काम वर्षों से नहीं कर पा रहा था, उसमें अचानक चीन के सहयोग से तेजी आ गई है। क्योंकि चीन इस कॉरिडोर का काम जल्द पूरा कर भारत की सीमा पर पेट्रोलिंग आसानी से कर सकता है। इसके साथ ही नेपाल भारत सीमा के पास एक हेलीपैड भी तैयार कर दिया गया है। इस तरह साफ लग रहा है कि नेपाल चीन की चाल में बलि चढ़ेगा। चीन ने तैयारी कर रखी है बड़े समय से और कर रहा है नेपाल को चारों तरफ से घेरने का, नॉट ओनली फिजिकली बट इन टर्म्स ऑफ उसकी सारे माहौल में, उसकी इकोनॉमी में, उसकी पॉलिटिक्स में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी डिपेंडेंसी के लिए, नेपाल के रोड लिंक्स के लिए इत्यादि। चीन पूरी तरह से नेपाल को बड़े लंबे अरसे से घेर रहा है। एग्जाम्पल सबसे पहले तो ऑब्वियसली शुरू होता है पैसे से, और जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, राइट, उसके चलते नेपाल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़वाने के लिए, रोड्स बढ़वाने के लिए, ब्रिजेस, बिजली के लिए मेजर लोन्स दे रहा है चाइना। उसमें एक बहुत बड़ा और फैक्टर कर रहा है चाइना। देखिए, नेपाल अभी तक भारत में डिपेंडेंट था कि समुद्र से जो भी इंपोर्ट करता था, या तो कोलकाता पोर्ट या फिर विशाखापट्टनम पोर्ट भारत में, उसके बाद फिर रेल या ट्रक से लेकर सामान नेपाल जाता था। इसके अलावा नेपाल के पास कोई और रास्ता नहीं था दूसरी बाहर की दुनिया से सामान मंगाने का, भारत के अलावा। सूत्रों के मुताबिक नेपाल सरकार की तरफ से ये कदम भारतीय सड़कों पर नेपाली नागरिकों की निर्भरता को कम करने के लिए उठाया गया है। कई सारे नेपाली नागरिकों को अपने गांवों तक पहुंचाने के लिए भारत की सीमा में सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको बता दें कि इस सड़क के निर्माण से नेपाली सशस्त्र पुलिस के लिए पेट्रोलिंग करना भी आसान हो जाएगा। नेपाल ने बॉर्डर के इलाकों में कई सारे आउटपोस्ट बनाए हैं। इसके साथ ही बड़ा फायदा चीन की सीमा तक पहुंचने में हो जाएगा। इस रोड के लास्ट पॉइंट तिनकर के बाद चीन की सीमा लगती है। कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को ले जाने में नेपाल के टूर ऑपरेटर्स को भी फायदा मिलेगा। बता दें, नेपाल सरकार ने कुछ महीने पहले 135 किलोमीटर लंबी इस सड़क को पूरा करने के लिए सेना को तैनात किया था।
लेकिन पिछले एक दशक से इस सड़क का केवल 43 किलोमीटर हिस्सा ही पूरा हो सका है। लेकिन चीन की मदद से ये काम काफी जल्दी पूरा होते नजर आ रहा है। ये जो सड़क नेपाल बना रहा है, जिसको महाकाली कॉरिडोर कहते हैं, करीब 135 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जो नेपाली सरकार ने करीब 2007 या 2008 में शुरू करा था अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से। उसमें काम होता रहा, बट तेजी से नहीं हुआ। अब पिछले साल भर में और अब इनफैक्ट पिछले महीने इसमें बहुत तेजी आ गई है। अभी तक इस पूरे प्रोजेक्ट में 135 के अंदर करीब 50 किलोमीटर की शायद सड़क ही बनी थी, बाकी नहीं बनी थी अभी। अब नेपाल ने क्या करा है, नेपाल ने अपनी आर्मी का एक यूनिट लगा दिया इस कंस्ट्रक्शन में कि ये रोड जल्दी और तेजी से बने। और ये रोड जाकर के खत्म हो रही है, जहां मिलती है वो चाइनीज बॉर्डर पर मिलती है। इसका फायदा ये है चाइना को और नेपाल को कि चाइना के साथ ट्रेड नेपाल का बढ़ेगा, क्योंकि नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर पहुंच गई है सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब आमन गमन हो सकेगा ज़्यादा। और नेपाल चाइना के एक तरह से कहिए चाइना की शैडो में ज़्यादा आता जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम से ये बात तो बिल्कुल साफ है कि अगर भारत नेपाल के बीच रिश्तों में अनबन ऐसे ही चली तो इसका पूरा फायदा ड्रैगन यानी चीन अपने नापाक मंसूबों को पूरा करने में उठा सकता है। चाइना बड़े लंबे से वक्त से एक सड़क बना रहा है जो कि नेपाल पर पहुंचेगी पहाड़ों से होती हुई। जो अभी तक पहाड़, इतने बड़े पहाड़ हैं, इतने डेंस फॉरेस्ट है, इतनी रगेड टेरेन्स है, वहाँ बड़ा मुश्किल था। आप समझिए हिमालय के अक्रॉस सड़क बनाने का प्रयास था और है और बन रही है। अब वो सड़क ऑलमोस्ट नेपाल बॉर्डर के पास पहुंच गई है। सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी नेपाल की जनता। लद्दाख में भारतीय सरजमी पर नजरें गड़ाए बैठे चीन ने अब नेपाल की जमीन पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, पेइचिंग ने 33 हेडक्वार्टर की नेपाली जमीन पर नदियों की धारा बदलकर प्राकृतिक सीमा बना दी है और कब्जा कर लिया है। भारत के बातचीत के ऑफर के बाद भी विवादित नक्शा जारी करने वाली नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार ने अपने आका चीन के इस नापाक कदम पर चुप्पी साध रखी है। नेपाल का पाला बदलने से सिर्फ भारत को ही नुकसान नहीं पहुंचा, नेपाल भी बुरी तरह प्रभावित हुआ है। नेपाल के लोग और सांसद सरकार के चीनी रुख का विरोध कर रहे हैं। नेपाल के कुछ इलाकों पर चीन का कब्जा सामने आने के बाद इसके खिलाफ आवाज उठने लगी है। विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस के 3 सांसदों ने प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को चिट्ठी लिखकर चीन से जमीन वापस लेने की मांग की है। सांसदों के मुताबिक चीन ने नेपाल के कई जिलों की 64 हेडक्वार्टर यानी करीब 158 एकड़ जमीन पर कब्जा कर लिया है। इनमें हुमला, सिंधुपाल्चोक, गोरखा और रसुवा जिले शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक रुईगुआन गांव में 60 साल से चीन का राज चल रहा है। नेपाल की सरकार ने कभी इसका विरोध नहीं किया। नेपाल सरकार ने आधिकारिक नक्शे में भी ये गांव नेपाल की सीमा के भीतर ही दिखाया गया है। गोरखा जिले के रेवेन्यू दफ्तर में भी रुईगुआन गांव के लोगों से टैक्स वसूली के दस्तावेज हैं। हालांकि यहाँ नेपाल सरकार ज्यादा एक्टिव नहीं है। शायद यही वजह है कि इस इलाके पर चीन ने कब्जा कर लिया है। इस तरह चीन ने अपनी विस्तारवादी नीति के तहत पूरी तरीके से नेपाल को अपने शिकंजे में ले लिया है और इसका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध जमीन लेकर करने में कर रहा है। तो बांग्लादेश और भारत के संबंधों में खटास पैदा कर चीन भारत के खिलाफ उसके पड़ोसी देशों पर डोरे डाल रहा है। अब चीन बांग्लादेश को पटाने पर आमादा है। देखिए चीन के बांग्लादेश के साथ कूटनीतिक संबंधों पर हमारी खास रिपोर्ट। भारत के साथ हिंसक झड़प के बीच चीन ने एक नई चाल चली है। वे उन पड़ोसी देशों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश में जुट गया है जो अब तक भारत के अच्छे दोस्त हैं। नेपाल को वे अपना निशाना बना चुका है। अब बांग्लादेश पर उसकी नजर है। इससे भारत की टेंशन भी बढ़ गई है।
क्योंकि बांग्लादेश अब तक भारत का करीबी रहा है। लेकिन पिछले कुछ वक्त से दोनों के बीच दूरियां आई हैं। हाल के कुछ दिनों में बांग्लादेश और चीन के बीच जो खिचड़ी पक रही है, इससे भारत की चिंता बढ़ना लाजमी है। चाइना आज की तारीख में बांग्लादेश का नंबर 1 ट्रेडिंग पार्टनर है। चाइना ने बांग्लादेश में करीब $24 बिलियन कमिट करे हैं और उसमें से काफी कुछ शायद इन्वेस्ट भी कर दिया है, जबकि भारत ने 5 बिलियन, वो रिसेंटली हमने भी क्रेडिट लाइन दी है बांग्लादेश को, बट बहुत बड़ा अंतर है। चाइना के नंबर में जो 24 बिलियन है उसमें 9 बिलियन शायद और भी ऐड हो जाएंगे और भारत के केवल 5 बिलियन। तो चाइना बांग्लादेश के साथ अपना इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिंक कर रहा है। चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है उसमें बांग्लादेश मेंबर है। उसका मतलब ये होगा या है कि चाइना के जरिए जो रेलवे लाइंस हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर तक आएंगी, चाइना की सड़कें, बड़े बड़े हाईवे बांग्लादेश के बॉर्डर तक आएंगे और अपना लिंक हो जाएंगे ट्रेड के लिए। तो जिसके चलते और होने को इनफैक्ट इवन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इस रीजन में लाओस, कंपुचिया वगैरह में काफ़ी हाइड्रो पावर है जो ये कंट्रीज आपस में शेयर भी करती हैं। तो एक प्लान वो भी चल रहा है कि एक कॉमन ग्रिड होगा या इंटरलिंक्ड ग्रिड होगा इलेक्ट्रिसिटी का, जिसके चलते इलेक्ट्रिसिटी भी बांग्लादेश पर आ सकती है लॉन्ग टर्म में जा करके। तो चाइना इस तरह से बांग्लादेश के साथ इन्वॉल्व होता जा रहा है। बांग्लादेश को टैरिफ पर 97% की छूट का लालच। चीन लालचों में फंसा कर पहले पाकिस्तान और श्रीलंका की हालत खस्ता कर चुका है। दोनों को उसने लोन देकर फंसाया। अब बांग्लादेश को ऐसे ही जाल में फंसाने की कोशिश है। चीन ने बांग्लादेश को छूट का लालच दिया है। कहा गया है कि 5161 सामान जिनका चीन से बांग्लादेश व्यापार करते हैं उसमें 97% तक टैरिफ पर छूट दी जाएगी। झड़प से अगले दिन चीन की मंजूरी। बांग्लादेश ने खुद कहा था कि वह कम विकसित देश है, इसीलिए उसे कुछ रियायत मिलनी चाहिए। भारत से बिगड़ते रिश्तों के बीच चीन 16 जून को इस पर राजी हो गया है। फिलहाल एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों के बीच 3095 सामानों पर टैरिफ फ्री व्यापार होता है। अब बाकी सामान इसी लिस्ट में जुड़ जाएगा। भारत के लिए ये बात थोड़ी चिंताजनक तो है, क्योंकि अब तक बांग्लादेश भारत के ज्यादा करीबी रहा है। लेकिन दोनों के बीच पिछले दिनों संशोधित नागरिकता कानून और एनआरसी को लेकर मनमुटाव पैदा हुआ था। बांग्लादेश ने कुछ दिन पहले चीन के दबाव में आकर अपने हवाई अड्डे पर चीनी दल का पूरे जोश खरोश के साथ स्वागत किया था, लेकिन वहीं भारत को नजरअंदाज कर दिया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने जब बांग्लादेश में कोविड दल भेजकर शेख हसीना सरकार को मदद करने की पेशकश की, तो इस प्रस्ताव को बांग्लादेश सरकार के द्वारा ज्यादा तवज्जो नहीं दिया गया। जाहिर है ये सब बांग्लादेश चीन के इशारे पर कर रहा है। इस तरह चीनी सरकार भारत को उसके पड़ोसियों द्वारा व्यूह रचना में जुटी हुई है। तो ड्रैगन भारत को बड़ा घाव देने की तैयारी में है। पूर्वोत्तर के साथ ही पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान की मदद से बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। राजस्थान और गुजरात सीमा पर चीनी सैनिक एयरबेस और बंकर बना रहे हैं। साथ ही कराची, सरगोदा, मियाबली एयरबेस को पीएलए विशेषज्ञ आधुनिक बनाने में जुटे हुए हैं। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ये पाकिस्तान और चीन पर बिल्कुल फिट बैठती है। दरअसल चीन तो पहले ही अपने नए नए रंग दिखा चुका है, पर अब भारत का एक और दुश्मन यानी पाकिस्तान भी भारत से बदला लेने के लिए चीन का साथ दे रहा है। अब ड्रैगन भारत को बड़ा घाव देने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की भारत से लगती सीमा पर भारी संख्या में चीनी सैनिकों की मौजूदगी देखने को मिल रही है। इससे ये साफ है कि चीन अब पाकिस्तान के रास्ते भारत की घेराबंदी करने की साजिश रच रहा है। दरअसल चीन पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सीमा के पास हजारों करोड़ का निवेश कर चुका है, जिसकी सुरक्षा के लिए चीनी आर्मी भी सक्रिय है।
चीन भारत से लगती कश्मीर से गुजरात की सीमा पर एयरपोर्ट का जाल बिछा रहा है। वहीं चीनी सैनिकों के लिए भारतीय सीमा के पास 2 एयरपोर्ट बन चुके हैं, जबकि 2 और एयरपोर्ट बन रहे हैं। चीन भारतीय सीमा के पास पाकिस्तान को बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। राजस्थान की जैसलमेर के घोटारू सीमा के ठीक सामने 25 किलोमीटर की दूरी पर कदनवाली के खैरपुर में एयरबेस तैयार हो चुका है। बड़ी बात है कि पाकिस्तान के इस एयरबेस पर मिग-21 के समकक्ष चीन से मिले चैनगुड J7 फाइटर विमान, JF-17 फाइटर विमान, Y-8 रेडार और कई अत्याधुनिक संसाधन उतरते रहते हैं। इसी तरह बाड़मेर के मुनाबाव के सामने थारपारकर में भी चीनी सैनिक एयरपोर्ट बना रहे हैं। इसकी दूरी भी भारतीय सीमा से करीब 25 किलोमीटर है। ये एयरपोर्ट फिलहाल बन रहा है। चीनी सैनिक केवल राजस्थान सीमा पर ही नहीं बल्कि गुजरात से लगती सीमा पर भी एयरपोर्ट तैयार कर रहे हैं। गुजरात की सीमा के सामने 20 किलोमीटर दूर मीठी में एक एयरपोर्ट बन रहा है। इसी तरह चीन पाकिस्तान कॉरिडोर के नाम पर रेल पटरियां बिछाने पर भी काम चल रहा है। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि चीन की मदद से बने इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल चीन की तेल और गैस निकालने वाली कंपनियां करेंगी, क्योंकि कराची एयरपोर्ट से इन्हें यहां तक पहुंचने में दिक्कतें आती थीं। लेकिन ये पाकिस्तान और चीन की चाल भी हो सकती है, जिस पर कड़ी नजर रखनी होगी। जैसलमेर के सामने पाकिस्तान के पीर कमाल और चोलिस्तान में बड़ी संख्या में चीनी सैनिक देखे जाते रहे हैं, जो कि भारत के लिए बड़ी चुनौती बन सकते हैं। वर्षों से वीरान पड़े रेगिस्तान में चीन की युद्ध दिलचस्पी और सामरिक ठिकानों को बनाने की ये कोशिश भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए हैरान करने वाली है। ये भी जानकारी मिली है कि कराची, जैकोबाद, क्वेटा, रावलपिंडी, सरगोदा, पेशावर, मैननवाली और रिशालपुर जैसे एयरबेस को चीनी सैनिक अत्याधुनिक बना रहे हैं। चीनी मदद से बन रहे हैं पक्के बंकर। चीन केवल सामरिक ठिकाने ही नहीं तैयार कर रहा, बल्कि वो बीकानेर से लेकर गुजरात की सीमा पर पाकिस्तान को पक्के बंकर बनाने में भी मदद कर रहा है। रेत की टीलों में पक्के बंकर का निर्माण भी भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए कान खड़े करने वाला है। अब तक 350 से ज्यादा बंकर चीनी मदद से पाकिस्तान तैयार कर चुका है। इन बंकरों को बनाने में ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल किया जा रहा है जिसमें ये साफ साफ नहीं दिखे। साथ ही इन्हें छिपाने के लिए झाड़ियों का इस्तेमाल हो रहा है। बता दें कि भारत से लगती पाकिस्तान की सीमा पर चीन की बड़ी कंपनियों का कब्जा है। इन कंपनियों में चीन की बड़ी सरकारी चाइना नेशनल इंजीनियरिंग कंपनी चाइना GS भी शामिल है। चीन फिलहाल थार के रेगिस्तान में अपना सबसे बड़ा तेल और गैस का प्रोजेक्ट भी चला रहा है। यहाँ तक कि चीन पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक हिस्सा बॉर्डर के इलाके से ही गुजरता है, जिस पर चीन करीब $100 बिलियन खर्च कर रहा है। चीन भारत को चौतरफा युद्ध स्तर पर घेरने के लिए पाकिस्तान की मदद कर रहा है। जैसलमेर सीमा पर चीनी सैनिकों की तैनाती भी देखी गई है। राजस्थान और गुजरात में पाकिस्तान से लगी सीमा पर चीन की मदद से 350 से ज्यादा बंकर बनाए गए हैं और अभी भी बंकर बनाए जा रहे हैं। बता दें कि पत्थरों से बनाए गए इन बंकरों पर रंग घास जैसा है। इस तरह चीन जहां राजस्थान और गुजरात सीमा पर पाकिस्तान की मदद से भारत पर हमले की तैयारियों में जुटा है, वहीं पाकिस्तान में कराची, सरगोधा, मियांवाली एयरबेस को चीन के सैनिक अत्याधुनिक बना रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक PLA के सैकड़ों विशेषज्ञ इस काम में लगे हुए हैं। वहीं एक तरफ पूर्वोत्तर में खुद मोर्चा खोलकर ड्रैगन पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से मोर्चा खुलवाने की तैयारी में है। ये दो तरफा साजिश भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है। सहारा समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो चीन ने एक तरफ वियतनाम में जहाज को डुबोया है और जापान को चीन ने आंख दिखाई है। ताइवान के सैनिकों और चीनी सैनिकों में झड़प साफ देखी गई है। वहीं ऑस्ट्रेलिया से चीन का संबंध बुरे दौर में है और इस तरह आखिरकार चीन चाहता क्या है? इस साथ कई मोर्चे खोलकर क्या अपनी शक्ति की आजमाइश कर रहा है चीन? जिस तरह हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कई मोर्चे खोलकर अपना दबदबा कायम किया था, ठीक उसी तरह चीन आज विस्तारवादी नीति अपनाकर न सिर्फ अपने पड़ोसी देशों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ जमीन तैयार करने में कर रहा है, बल्कि अपने उन दोस्तों को भी नहीं छोड़ रहा है जिन्होंने अमेरिका या भारत का साथ छोड़कर चीन की दोस्ती का दामन थामा था, जैसे कि फिलीपींस और नेपाल।
चीन का मलेशिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, ताइवान के साथ भी अच्छे संबंध नहीं है। इस तरह एक साथ कई मोर्चे खोलकर चीन सुपर पावर बनना चाहता है। चीन ने वियतनाम के जहाज को डुबोया। पूर्वी लद्दाख में सीमा को लेकर भारत और चीन का विवाद अपने चरम पर है। भारत अकेला देश नहीं है जिससे चीन का सीमा विवाद चल रहा है। चीन की विस्तारवादी नीति के चलते वियतनाम से भी विवाद चल रहा है। दोनों देशों के बीच 1979 में युद्ध भी हो चुका है। राजनयिक संबंधों के बावजूद चीन और वियतनाम में समुद्री क्षेत्र को लेकर काफी लंबे वक्त से विवाद है। हालांकि इस क्षेत्र पर दावा ठोकने वाले अन्य देश शांत है। कम्युनिस्ट पड़ोसी अपने मतभेदों को लेकर पार्टी से लेकर राजनयिक स्तर तक बात करते हैं। साउथ चाइना सी पर 6 देशों का दावा है, लेकिन पिछले 3 सालों से इन देशों ने बड़े पैमाने पर खुले स्थान से परहेज किया है। लेकिन चीन और वियतनाम के बीच हर साल एक बार नया विवाद जरूर होता है। वे समुद्र के एक ऐसे क्षेत्र पर विवाद करते हैं जिसे दोनों देश अपना क्षेत्र बताते हैं। 3.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर के समुद्र में भौतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते दोनों देशों ने दशकों से विवाद जारी रखा है। जापान और चीन विवाद। अगर हम बात करें जापान की, तो चीन और जापान के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद एशिया में एक नए राजनीतिक संकट को जन्म दे सकता है। दोनों देशों के बीच ये विवाद पूर्वी चीन सागर के शिनकाकुश द्वीपों की श्रृंखला पर पनप रहा है। दक्षिण चीन सागर को लेकर चीन और जापान के बीच में विवाद की स्थिति बनी हुई है। जापान के कई ऐसे द्वीप हैं जिसके ऊपर चीन अब अपना दावा कर रहा है। हाल के कुछ वर्षों में चीन ने दक्षिण चीन सागर में अपने वर्चस्व में वृद्धि की है। चीन का मानना है कि दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से पर उसका ही कब्जा है। ऐसे समय में दक्षिण चीन सागर के जो अलग अलग जो देश हैं उनके साथ चीन का विवाद बढ़ रहा है और उसी कड़ी में चीन और जापान के विवाद में भी काफी वृद्धि देखी जा सकती है। अगर दुनिया के वैश्विक समूह के रूप में देखा जाए तो चीन जापान के ऊपर एक तरह से कठोरता का संकेत देकर अमेरिका को भी कुछ कठोर संकेत देने का प्रयास कर रहा है। भारत के साथ पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में दोनों पक्षों की ओर से खूनी संघर्ष के बाद चीन ने जापान की ओर रुख किया है। चीन अपने सीमा विवाद को ऐसे समय हवा दे रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना महामारी के खिलाफ महाजंग लड़ रही है। ये चीन की किसी सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। इसमें कोई शक नहीं कि अगर चीन और जापान के बीच ये तनाव टकराव की ओर बढ़ा तो अमेरिका को इसमें कूदना ही होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये एक महायुद्ध का उद्घोष होगा। ताइवान के सैनिकों का चीन के साथ झड़प। वो कहावत है ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। चीन का भी विनाशकाल आता दिखाई देने लगा है। जब से वुहान वायरस दुनिया भर में तांडव मचा रहा है, तभी से पूरा विश्व चीन के विरुद्ध मोर्चा संभाल चुका है और बौखलाहट में चीन साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में अपनी गुंडाई दिखाकर अपने आप को महाशक्तिशाली सिद्ध करना चाहता है। चीन में भले ही सत्ताधारी पार्टी को ताइवान पर चढ़ाई करने के लिए उकसाया जा रहा हो, लेकिन वास्तव में वह ताइवान के विरुद्ध आंख तक नहीं उठा सकता। ऐसा इसलिए है क्योंकि ताइवान पर हमला करना किसी बेवकूफी से कम नहीं होगा। ताइवान भली भांति जानता है कि चीन उस पर कब्जा करने के लिए कितना ललायित है और उसके लिए वह पिछले 70 सालों से भी अधिक समय से चाइना को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयारी कर रहा है। चीन का मानना है
कि ताइवान उसी का हिस्सा है, जबकि ताइवान अपने आप को संप्रभु देश मानता है और उसकी सुरक्षा की गारंटी अमेरिका लेता है। हाल के समय में जब चीन की आक्रामकता में वृद्धि हुई है तो चीन ने कई अपने युद्धक विमानों को ताइवान की सीमा की तरफ उतारा। उधर से उसके जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिका ने भी अपने युद्धक विमानों को उसके जवाब में भेजा। इस बीच में कुछ जगहों पे चीनी और ताइवानी सैनिकों के बीच में हल्के फुल्के जो है कि झड़प भी हुए हैं वहाँ पे। तो चीन की जो आक्रामकता है वो काफ़ी बढ़ रही है। चीन का स्पष्ट रूप से कहना है जैसे हांगकांग को वो दो प्रणाली और एक देश मानता है, बिल्कुल वो उसी व्यवस्था के रूप को ताइवान के ऊपर भी लागू करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया से चीन का संबंध, इसमें कोई दो राय नहीं कि ऑस्ट्रेलिया के साथ विश्वासघात करने में चीन ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसके बाद भी चीन चाहता है कि ऑस्ट्रेलिया सब कुछ भूलकर उसकी जी हसूरी करे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अब चीन की एक सुनने को तैयार नहीं है। चीन की ऑस्ट्रेलिया को धमकी के बाद अब ऑस्ट्रेलिया ने भी चीन के खिलाफ पलटवार किया है। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने चीन की धमकी को धत्ता बताते हुए चीन के खिलाफ कोरोना वायरस की उत्पत्ति की जांच को पूरी तरह से उचित करार दिया है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना वायरस को लेकर स्वतंत्र जांच की बात कही थी, जिससे चीन काफी बुरी तरह बौखला गया है और अब वे ऑस्ट्रेलिया को खुलेआम धमकी देने लगा है। चीन के ऊपर कोरोना की जांच के मामले को लेकर वैश्विक दबाव बढ़ रहा है और इस दबाव में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि चीन को कोरोना मामले की जांच करानी ही होगी। जब ऑस्ट्रेलिया ने चीन के विरुद्ध यह कठोर रवैया अख्तियार किया, उसके बाद चीन ने धमकी दिया कि हम आपके ऊपर आर्थिक प्रतिबंध जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं। अब चीनी नागरिक ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा व्यवस्था में चीन के छात्रों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है और चीन के लोग अब वहाँ पे नहीं जाएंगे, ऐसा चीन ने एडवाइजरी भी जारी किया। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में चीन ने अब ऑस्ट्रेलिया के सामानों के आयात पर चीन में प्रतिबंध लगा दिया है। ये एक बहुत बड़ा सा निर्णय लिया है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि वह चीन के समक्ष झुकेगा नहीं। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी थी कि यदि उसने चीन विरोधी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर चीन उसका आर्थिक बहिष्कार भी कर सकता है। लेकिन अब गौर करने वाली बात ये है कि चीन की चौतरफा दुश्मनी उसी पर भारी न पड़ जाए। चीन सारी दुनिया को अपना दुश्मन बनाकर जो गुस्ताखी कर रहा है, उसकी सजा तो उसे महंगी पड़नी ही है। ताइवान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका जैसे देशों की दुश्मनी से चीन की बर्बादी निश्चित ही है। तो आपने देखा कि किस तरह चीन एक साथ कई मोर्चे खोलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है, लेकिन उसकी ये चाल कामयाब होने वाली नहीं है। भारत पूरी तरह से तैयार है। भारत अगर दोस्ती निभाना जानता है तो दुश्मनी निभाना भी बखूबी जानता है। 58 साल पहले हिंदी चीनी भाई का जो नारा था वो तो अब नामुमकिन सा लग रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए सहारा समय के साथ। सहारा प्रणाम।